हेलो गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल सभी के। अल्फा इंजीनियर्स बैच में मीरजेक्स प्लेटफॉर्म पे सभी प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम। 2026 का ये जो हम प्लानर लेके चल रहे हैं, जिसमें आप सभी बच्चों को अब तक हमने मैट्रिसेस कंप्लीट करवा दिया, डिटरमिनेंट हमने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। और मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आप लोगों को ये पढ़ा दिया था कि रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन, वॉइड रिलेशन, वो जो 11th क्लास में हम बेसिक बेसिक रिलेशंस पढ़ के आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल, वो उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस जो उससे प्रीवियस लेक्चर में छूटे थे वो भी मैंने करवाए थे आपको। आज आपको लेके चलता हूं मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर, और वहां से पढ़ना शुरू करते हैं अपन कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से उनके नंबर ऑफ रिलेशंस निकलेंगे वो किस तरीके से निकाले जाएंगे, और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज अपन प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझाऊंगा, और वहीं से शुरू हो जाएगी कहानी आपके फंक्शंस की और टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो अभी तो पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं, पहले आपको समझाता हूं कि मैं एक्चुअली होते क्या है रिलेशंस। तो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है, टॉक ऑफ द टॉपिक विल बी व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, अबाउट कि व्हाट इज रिलेशन। वो तो हो चुका है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे और नंबर ऑफ रिलेशन देखेंगे, दैट्स इट। टाइप्स ऑफ रिलेशन and number of relation. Symmetric, reflexive, ये सब आज करने वाले हैं अपन। एक ट्रांजिटिव के भी होते हैं, बट ट्रांजिटिव का देयर इज नो वे, वी हैव टू मैन्युअली काउंट ऑल दोस रिलेशंस। हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होते हैं उसका निकालने का तरीका जरूर होता है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाऊंगा, उसी ड्यूरेशन में मैं आपको इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का तरीका भी समझाऊंगा। अभी पहले ये समझ लेते हैं, चलें। चलो, तो शुरू करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपार्ट फ्रॉम द क्लास 11th स्टडी अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं। रिलेशन एक होता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव, एक प्यारे बच्चों होता है हमारे पास में सिमेट्रिक, एंड वन इज गोइंग टू बी देयर लाइक ट्रांजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ रिलेशन डिफाइन होता है प्यारे बच्चों, वो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही होता है। relation is defined in all these three categories from A to A itself। समझ में आएगी नहीं ये बात? एक्चुअली में जो रिलेशन हम यहाँ डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, वो रिलेशन यहाँ पे सेट ए से ए में डिफाइन होने वाला है, ये आपको समझना होगा। समझ में आई बात? अब इन तीनों टाइप को मैं आपको स्टडी करवाता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस पे आएंगे। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? if there exists a non-empty set A, if there exists a non-empty set A, such that relation is defined कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, is defined from A to A itself। खुद सेट से डिफाइंड है, दूसरे किसी और सेट से डिफाइंड नहीं है, ये चीज समझने की है। अगर वो खुद से डिफाइंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरा, फॉर ऑल A belongs to A, there will be an ordered pair A belongs to relation, then it is a reflexive relation। So आप बोलोगे सर फिर आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है? तो बेटा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बहुत माइन्यूट सा फर्क दिखता है, उसी के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके आ जाते हैं, वो भी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा।
तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर शुड बी ए कॉमा ए, देयर मस्ट बी ए कॉमा ए इनटू द रिलेशन। कैसे सर? जैसे लेट सपोज मैंने ए डिफाइन किया, एक सेट 1, 2, 3 तो रिलेशन जो होगा मेरा, रिलेशन एग्जांपल लेके बता रहा हूं, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। किससे किसमें डिफाइंड होगा? पहले बात तो सेट खुद से ही डिफाइंड, जो रिलेशन होगा वो सेट ए में ही डिफाइंड होगा। रिलेशन विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए, तब जाके मैं ये 3 टाइप जो मैंने सेग्रीगेट की थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो बता पाएंगे। दूसरा ये कि जो भी आप सेट डिफाइन कर रहे हैं उसमें देयर शुड बी एन एलिमेंट ए सच दैट ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन पर्टिकुलर, ऑब्वियसली सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द रिलेशन। तो क्या मैं रिलेशन के अंदर ऐसे अगर लिख दूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये भैया क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक तरीके से देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है? एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आया कि नहीं आया समझ में? एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्लियर है क्या बात भाई? तो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, पहली कंडीशन। इन फॉर द गिवन सेट, belonging to given set, समझ में आनी चाहिए बात। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो यहाँ 1, 2, 3 मैंने लिख दिया और उसमें से 3 गायब है, मतलब 3 नहीं कर रहा है लिंक, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा भाई। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? पहली बात तो ये समझना, मैंने सिर्फ 1, 1 लिख के छोड़ दिया। रिलेशन है आर डिफाइंड है ए से ए में। ए आपने कह दिया भैया कि ये तो 1, 2, 3, 4 होगा। क्या होगा? 1, 2, 3, 4 होगा। और रिलेशन के अंदर मैंने सिर्फ एलिमेंट 1, 1 और 2, 2 लिख के छोड़ दिया। समझना है ना? और 1, 2 लिख दिया लेट सपोज। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? बहुत सिंपल सा रीजन बता देता हूं इसलिए नहीं होगा। हमने यहाँ लिखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर शुड बी ए कॉमा ए इन द आर। तो सारे ए आने चाहिए भैया। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है ये चीज? क्योंकि इसमें सिंस नॉट इंक्लूडिंग 3, 3 एंड 4, 4 ये इंक्लूड नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव हो कैसे जाएंगे भाई? आ गया समझ में? इट इज क्लियर और नॉट? चलो आगे देखो। आगे आ रहा है सिमेट्रिक। अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक if and only if नहीं, symmetric if x comma y belongs to R for all x belongs to A, x and y belongs to A, then y comma x भी belong करना चाहिए, should also belong to, should also, must also, अगर सिमेट्रिक होना है तो फिर मस्ट ही आएगा ना, must also belong to relation। समझ में आएगी नहीं ये बात? A relation is said to be symmetric if x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, x और y
डिस्टिंक्ट है, यूनिक हो जाएंगे तब भी एक्स कॉमा, देखो अगर मेरा एक ही एलिमेंट है सेट ए के अंदर, दैट इज एक्स, करेक्ट, और मैंने कहा कि भैया इसका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स इज इटसेल्फ सिमेट्रिक, समझ में आएगी नहीं यही बात। तो अभी मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए या आइडेंटिकल भी चल सकते हैं क्या, उससे रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम अभी, क्लियर है। अगर है x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, तभी ये क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, वो एग्जांपल देखना बेटा, वो एग्जांपल देखना प्यारे बच्चों, वो एग्जांपल क्या होने वाला है। लेट सपोज मैंने ए लिया यहाँ पे हमारे पास कि मैंने एक एक्स मतलब एक मैं सेट डिफाइन कर देता हूँ जिसमें मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा। ए मेरा सेट क्या है, इट इज द एक्स सच दैट, इट इज द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखना, एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन in a plane, in a 2D plane, और बी मैंने ले लिया, बी तो अब हो ही नहीं सकता ना, वैसे भी सेट ए में ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिलेशन यहाँ क्या होगा, रिलेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, इट इज द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वाई, where where x and y belongs to a, ये मेरी कंडीशन है रिलेशन की। सपोज करो, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा भैया, अगर ऐसा है तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंस x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स there is a, there means there is a, there is a, there is a pair, there is a pair on the plane which are perpendicular, which is perpendicular to each other. Pair, there is a pair of straight line, pair of straight line on the plane which is perpendicular, समझ में आएगी नहीं बात। तो बट ऑब्वियस सी बात है, y कॉमा एक्स भी उसी, y कॉमा एक्स भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, implies y कॉमा एक्स also belongs to relation, since if x is, since if x is perpendicular to y implies y is also perpendicular to x ना। समझ में आया कि नहीं आया फंडामेंटल, क्या ये बात क्लियर हुई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर x कॉमा वाई का मतलब ये है कि देयर इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस कहने का मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर x कॉमा वाई है तो x अगर y के परपेंडिकुलर है तो y से इनवर्स क्या कहा जाता है, y भी x के परपेंडिकुलर, तो y कॉमा x भी कहाँ आ गया, रिलेशन के अंदर आ गया। आएगी नहीं ये बात समझ में। अगर ये फंडामेंटल प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अब देखो नेक्स्ट मैं समझाता हूँ आपको ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, समझना। A relation is said to be transitive. A relation is said to be transitive if A comma B comma C belongs to a set A and A comma B belongs to relation B comma C belongs to relation, then A comma C also belongs to relation। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, मान लो तीन एलिमेंट मैंने लिए, मैंने नहीं कहा कि डिस्टिंक्ट है, मैंने सिर्फ कहा है कि एबीसी तीन एलिमेंट है,
3 एलिमेंट्स में से पेयर वाइज एक एक करके हम रिलेशन को बिलोंग करवा लें, ये गिवन होगा, दिस विल बी गिवन, ये गिवन होगा। समझ में आ रही है बात? अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि भैया ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। तो बच्चों वो रिलेशन क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई? अब एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, वो एग्जांपल देखना, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे परपेंडिकुलर का लिया है वैसे ही मैं बता रहा हूं कि सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन स्ट्रेट लाइन एल सच दैट L is a straight line in a 2D plane. L is a straight line on the 2D plane. क्लियर है क्या? वो 2D प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास सेट ए के अंदर, और मैं रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं? मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि देयर इज एन ऑर्डर पेयर L1, L2 such that L1 is parallel to L2 where L1 and L2 belongs to A। क्लियर है क्या बेटा ये बात? अगर ये क्लियर है तो समझना। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। सिंस L1, L2 belongs to relation and L2, L3, ऑब्वियसली ऐसी तो स्ट्रेट लाइंस का पेयर मिल ही जाएगा कि L1 किसी के पैरेलल हो L2 के, और वो L2 किसी और L3 के पैरेलल हो, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मीनिंग ये होता है, मींस इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारे पास में ये निकल के आता है भैया कि L1 किसके पैरेलल है? L2 के, और L2 किसके पैरेलल है प्यारे बच्चों? L3 के। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? इट इंप्लाइज व्हाट कि L1 भी पैरेलल होगा किसके? L3 के। और अगर ये मीनिंग निकलता है तो हम कह सकते हैं कि भैया L1, L3 will also belong to relation, hence R is transitive। अब मैं देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, आइडेंटिटी और उसमें बताता हूँ, और एक पार्शियल ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं किस तरीके से वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव अपने आप में कहलाते हैं, उसका भी बता देता हूं मैं आपको, ताकि आप सभी बच्चों को ये समझ में आए कि एक्चुअली इससे जुड़े इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो आप लोगों को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले लेता हूं मैं पार्शियल ऑर्डर टाइप के ordered pair which are reflective, ordered pair which are reflexive, symmetric and transitive। Reflexive, symmetric and transitive single order pair where which are reflexive, symmetric, transitive is R of type। देखो किस तरीके के दिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास में मैंने एक लिया यहाँ पे सेट ए में मैंने एक एलिमेंट को डिफाइन कर दिया, बस दैट्स इट। और मेरा रिलेशन भी किस में डिफाइंड है? मेरा रिलेशन डिफाइंड है और वो फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, वो सेट ए से ए में डिफाइंड है और रिलेशन के अंदर जो आ रहा है ऑर्डर पेयर वो क्या है हमारे पास? x, समझना इस चीज, वो सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन, जो भी कंडीशन आ रही है उसकी। क्लियर ये चीज? अब मैं अगर बोलूं कि यार ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देना यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो सीधा ही है क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो x, है करेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव होना ही है। सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में मैंने कहीं नहीं कहा था कि वो डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। अगर a, b है तो b, अगर a होगा तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये a है, ये b है, तो a, b है, ये b हो गया, ये a हो गया, तो ये b, a हो गया, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। और सिंगल ऑर्डर पेयर है तो ये ट्रांजिटिव अपने आप बनता है। और जब तीनों रिलेशन हो जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर है चीज? अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अंडरस्टूड ये बात? अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो मैं तुमको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से देखते जाइए आप। पहले मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करता हूं। अगर जैसे मान लो कि सेट, अब जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात की जा रही है और सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए टोटल हमारे पास में लेट्स सपोज पी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। अगर रिलेशन मेरा आर ए से ए में डिफाइंड है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास में बेटा कुछ नहीं, 2 टू द पावर p इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर बनने वाला है। समझना इस चीज को। सेकंड आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर मैं बात रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कर रहा हूं, लेट्स सपोज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होने वाले हैं। तो ये तो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ऑब्वियसली बात है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे निकालोगे आप। मान लो मैंने सेट ए डिफाइन किया, सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट 1, 2, 3 डिफाइन कर दिए, तो डेफिनेट है कि रिलेशन अगर मेरा डिफाइंड है सेट ए से ए में ही डिफाइंड है, ठीक है, समझ में आ रही बात कि सेट ए से ए में ही मेरा रिलेशन डिफाइंड है, तो 1, 1, 2, 2, 3, तीनों होने जरूरी है। तो फिर तो ये एक मैट्रिक्स बन गई ना 3x3 की। कैसी मैट्रिक्स बन गई जरा ध्यान से देखना, 1, 1 भी होना चाहिए, 1, 2 बोल लो, 1, 3 बोल लो, ऐसे ही हमारे पास में 2, 1 होगा, 2, 2 होगा, 2, 3 होगा, इसी तरीके से 3, 1 होगा, 1, 3 होगा, सॉरी 2, 3, 2 होगा, और साथ में 3, 3 होने वाला है। समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा, यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब समझना बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे सीधा सीधा एक ये डायगोनल सेलेक्ट करना है। इसका तो एक ही तरीका है, ये तो तीनों एलिमेंट चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो व्हाट इज द मेथड कि तीनों एलिमेंट में से तीनों एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए, उसका एक ही तरीका है। आया कि नहीं आया समझ में। अब उसके अलावा कुछ ही सेलेक्ट करो ना, आपके पास में बतेरे ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 ऑप्शंस। अब 6 में से आप चाहे 0 सेलेक्ट कर लो, चाहे 1 सेलेक्ट कर लो, चाहे 2 सेलेक्ट कर लो, चाहे 3 सेलेक्ट कर लो, चाहे 4 सेलेक्ट कर लो, चाहे 5 सेलेक्ट कर लो, चाहे 6 के 6 सेलेक्ट कर लो, तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, 6 में से चाहे 0 सेलेक्ट कर लो, 6 में से चाहे 1 सेलेक्ट कर लो, 6 में से चाहे 2 सेलेक्ट कर लो, करते करते चाहे आप 6 में से 6 ही सेलेक्ट क्यों ना कर लो। अब ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपन क्योंकि ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये अपने को अंडरस्टूड होगा कि सिलेक्शन क्या है, कि मतलब एक तो ये सेलेक्ट किया और बाकी सारे सेलेक्ट करने के तरीके हमारे पास में वेज हो जाएंगे एडिशन रूल के थ्रू, ठीक है। तो 3c3 हो गया 1, और ये होता है 6 nc0 nc1 से लेकर ncn तक 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 6, और वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 टू द पावर 6 हो गया 64। समझ में आया कि देयर आर 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आई हैव बीन असाइंड दीज 3 एलिमेंट। समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा, आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल। अच्छा 6 है हमारे पास में, बात ये ध्यान रखना, तो देयर आर 6 फॉर्मेट्स व्हाट वी हैव, इट इज अंडरस्टूड और नॉट, इज इट क्लियर कि 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 6 में से 0 सेलेक्ट किया तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 6 में से 1 सेलेक्ट किया तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 6 में से 2 एलिमेंट ले लिए तो भी रिफ्लेक्सिव है, 6 में से 6 ले लिए तो भी रिफ्लेक्सिव है, ये बात ध्यान रखना। और 6 इन सब NC0 से लेकर NCN तक के समेशन को हम 2 टू द पावर n नाम से जानते हैं, 2 टू द पावर 6, यानी देयर विल बी 64 रिलेशन। अंडरस्टूड है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या तरीका हो गया, if there are number of elements in A is nothing but P and we want number of reflexive relation चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होने वाला है, दैट विल बी नथिंग बट 2 टू द पावर क्या बन जाएगा भाई, A यानी कि P इंटू P। अच्छा 6 आया, कैसे आया, 3 एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट ये है, 6 एलिमेंट्स हो गए। 6 एलिमेंट कैसे निकले, 6 एलिमेंट निकले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n बाई n यानी कि p बाई p यानी कि p स्क्वायर एलिमेंट्स हो गए।
3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, उसमें से हमने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है नंबर ऑफ साइड यानी पी स्क्वायर माइनस पी कर दिया, तो क्या हो जाएगा भैया 2 की पावर पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 की पावर पी स्क्वायर माइनस पी। आया कि नहीं आया समझ में, तो वो देख लो वहां लगाओ, p की जगह 6 रख, p की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 9 माइनस 3 6, 2 की पावर 6 आ रहा है 64। आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया। अब देखो बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हो गया सिमेट्रिक पढ़ेंगे अपन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे करने वाले हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो भैया सिमेट्रिक रिलेशंस करने का क्या तरीका होगा, ये अपने को पता करना है। अभी अभी मैंने मैट्रिक्स बताई, उसी में सिमेट्रिक ऑर्डर्स भी थे ना। अगर एक पूरा सेलेक्ट कर लिया, मान लो एक ऑलरेडी है हमारे पास, तीन में से कोई भी एक ले लिया हमने, जैसे सपोज करो कि यहाँ है हमारे पास में जैसे ये देखो इधर, ये हमारा मैट्रिक्स है, करेक्ट। अब इन तीनों में कोई भी आए चाहे नहीं आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक होने का क्या तरीका है, ये तीनों आए, ये इन तीनों में से कोई एक आए, या दो आए, या तीनों आ जाए, समझ रहे हो। तो ये हाफ एलिमेंट हो गए, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन, वो आ गया हमारे पास में टोटल अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल एलिमेंट, उनका हाफ किया तो कितना हो गया, ये वाला अपर ट्राइंगल या फिर ये लोअर ट्राइंगल। अब इसका सिलेक्शन का तरीका, इनमें से मैं कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करूं, और वो जो सेलेक्ट करूं उसी के रेस्पेक्ट में ये एक आए, अंडरस्टूड है, और आपके पास में इनमें से कोई भी आए, इसका कितना तरीका बच गया हमारे पास में, 3 तरीके बच गए, अंडरस्टूड है क्या, 3 फैक्टोरियल मेथड। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलो देखो, अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, मैथडोलॉजी में समझा देता हूं, आपको खुद को इसको इवेल्युएट करना है। देखो जस्ट सपोज करो कि मैं एक सेट ए डिफाइन करता हूं, इसी से मैट्रिक्स बना दूंगा। जस्ट लेट सपोज कि ए कॉमा बी कॉमा सी मेरे पास में ये सेट है, 3 एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो रिलेशन को होल्ड करेंगे, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये सब रिलेशन को होल्ड करने वाले हैं, आर रिलेशन बिलोंग्स टू ए, करेक्ट। और ये हो गया हमारे पास सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, अंडरस्टूड है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि भैया मेरे लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल के अंदर कितने एलिमेंट हो गए टोटल, टोटल एलिमेंट, टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट, इस तरीके से निकालते हैं, ये मेथड है। टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नथिंग बट एन स्क्वायर माइनस एन। अब जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ये मान के चलते हैं कि एन बाई एन, किसी भी सेट के अंदर, इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है भैया, 3 एलिमेंट है, तो एन मान लेता हूँ, तो एन बाई एन हो गया, यानी कि एन स्क्वायर, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट हो गए, करेक्ट। उसमें से प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हम हटा देंगे, वो कितने हैं एन, तो मेरे पास अपर ट्राइंगल यानी कि टोटल टोटल अपर और लोअर ट्राइंगल एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाने वाला है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। आगे अब अगर मैंने इनमें से एक भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो वो होना चाहिए नीचे, वो भी आना चाहिए साथ में, उसके अलावा इन तीनों में से कोई भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तीनों आ जाए, 3C0 3C1 3C2 ऐसे कर लो, 3 फैक्टोरियल कर लो, जिस भी तरीके से आपको करना है करने का, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप ये इसको आगे फॉलो करना, वी विल मेक यू अंडरस्टूड कि अब इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं आप लोगों को। नंबर ऑफ सिमेट्रिक, ये हिंट है, समझ रहे हो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होने वाले हैं, उसी के कॉन्सेप्ट से मैं आगे एक बच्चों, और एक मिनट, ये सब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिएगा।
जिन पे नहीं लिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो नहीं करने हैं आपको, तो ये सारे करने हैं बेटा, तभी आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। आई होप माय वर्ड्स आर क्लियर। ट्राई करें क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं उन्हें भी करवाऊंगा, और उसके बाद अपन जो क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस हैं, जो एक दूसरे से को रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी करेंगे, और जो अभी लेटेस्ट ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस उन्हें भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हेलो।